पूछताछ एक जांच का हिस्सा होता है। अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय या गैर संज्ञेय अपराध करता है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो पुलिस को पूछताछ करने का अधिकार होता है। जब कोई आरोपी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध करता है, तब पुलिस को उस आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार होता है। यह उन्हें घटना के बारे में आवश्यक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है, ताकि मामले को आसानी से सुलझाया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट केपी सिंह। मैं आप सब बीच फिर से नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम जानेंगे पुलिस पूछताछ में क्या है आपके अधिकार, क्या पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है और किस सेक्शन में आपसे पुलिस पूछताछ कर सकती है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं वीडियो का नया अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। पुलिस पूछताछ के दौरान आपके अधिकार। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की सब सेक्शन 1, 161 की सब सेक्शन 1 के अनुसार आरोपी को सलाह दी जाती है कि वह ऐसा कोई बयान ना दे या किसी ऐसे सवाल का जवाब ना दे जिससे वह साबित हो जाए कि आरोपी अपराध का दोषी है। पुलिस आरोपी को ऐसी कोई भी सजा देने के लिए मजबूर करने की हकदार नहीं होती है जिसे बाद में उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 24, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 316 में कहा गया है कि पुलिस आरोपी को किसी भी अपराध को स्वीकार करने के लिए धमकी या मजबूर नहीं कर सकती है। उस पर आरोप लगाया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और धारा 331 के तहत यदि पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी को घायल कर देती है तो पुलिस अधिकारी कानून के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है। एक पुलिस अधिकारी को पूछताछ या पूछताछ के दौर में आरोपी को प्रताड़ित करने का दुर्व्यवहार करने या गाली गलौज देने का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि किसी आरोपी को पूछताछ के संबंध में कोई शिकायत है तो वह पुलिस अधीक्षक, एसपी या अन्य उच्च अधिकारियों जैसे पुलिस उप निरीक्षक, डीआईजी या पुलिस महानिरीक्षक आईजी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। आरोपी को अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार होता है। शिकायत एक पंजीकृत डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजी जा सकती है। यदि पुलिस शिकायत के मामले से संतुष्ट है तो वह स्वयं मामले की जांच करेगा या जांच के आदेश देने की संभावना है। पुलिस पूछताछ के संबंध में शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी किया जा सकता है। जब पुलिस द्वारा कानून परिवर्तन नहीं किया जाता है या पुलिस द्वारा भ्रष्ट तरीके से किया जाता है। पुलिस पूछताछ के दौरान कर्तव्य। आरोपी को यह कर्तव्य है कि वह सही और सटीक जानकारी प्रदान करे या वह जानकारी प्रदान करे जो उसे सबसे अच्छी तरह से याद होता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 की सब सेक्शन 1 के अनुसार पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए किसी भी बयान पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में कहा गया है कि आरोपी द्वारा पुलिस को दिए गए किसी भी बयान को उसके खिलाफ तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं दिया जाता। यदि आरोपी अपने द्वारा किए गए अपराध के बारे में कबूल करना चाहता है तो उसे एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में स्वीकार किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह आरोपी से कहे कि वह किसी भी दबाव में अपराध स्वीकार न करे। यदि अभियुक्त स्वयं आरोपी स्वीकार रोक्ति करता है तो स्वीकार रोक्ति की अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को यह विश्वास है कि अभियुक्त बिना किसी दबाव के स्वयं ही कबूल कर रहा है तो मजिस्ट्रेट इकबालिया बयान नहीं लिखेगा। यह सलाह दी जाती है कि आरोपी द्वारा कोई स्पष्ट या अस्पष्ट बयान नहीं दर्ज किया जाना चाहिए। तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए और जो घटनाएं घटी हैं उनका खुलासा आरोपी को करना चाहिए। क्या पुलिस को दिया जाने वाला स्वीकार रोक्ति बयान वैध है? स्वीकार रोक्ति शब्द का प्रयोग पहली बार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में किया गया था। पूरा खंड प्रवेश के मुख्य शीर्षक के अंतर्गत आता है और इसलिए यह कहा जाता है कि स्वीकार रोक्ति प्रवेश का एक हिस्सा है, ताकि स्वीकार रोक्ति अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं है। एविडेंस के कानून के अनुसार मिस्टर जस्टिस स्टीफन डाइजेस्ट स्वीकार रोक्ति को
किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी समय किए गए स्वीकारोक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिस पर आरोपी को आरोप लगाया जाता है या हस्तक्षेप का सुझाव देता है कि उसने वह आरोप किया है। स्वीकारोक्ति के दो प्रकार होते हैं, पहला न्यायिक स्वीकारोक्ति, दूसरा अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति। न्यायिक स्वीकारोक्ति और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के बीच में अंतर। न्यायिक स्वीकारोक्ति सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आती है, जो एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में या अदालत के समक्ष एक मुकदमे या प्रतिबद्ध कार्रवाई के दौरान की जाती है। न्यायिक स्वीकारोक्ति को साबित करने के लिए जिस व्यक्ति को ऐसा कबूलनामा दिया गया है, उसे गवाह के रूप में बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। एक न्यायिक स्वीकारोक्ति को व्यक्ति के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वह अपना अपराध साबित कर सके, यदि ऐसा स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और बिना किसी प्रभाव के किया गया हो। एक सजा न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित हो सकती है। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्वीकारोक्ति हैं जो स्वीकारोक्ति लेने के लिए कानून द्वारा अधिकृत लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने की जाती है। इसे किसी भी सामान या अन्वेषण पुलिस को बनाया जा सकता है। एक न्यायोत्तर स्वीकारोक्ति को साबित करने के लिए जिस व्यक्ति को स्वीकारोक्ति की जाती है उसे गवाह कहा जाता है। केवल न्यायोत्तर स्वीकारोक्ति को ही साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। इस तरह के स्वीकारोक्ति कुछ अन्य सबूतों द्वारा समर्थित होने के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह कबूलनामे के आधार पर दोष सिद्ध करना असुरक्षित है और कानूनी रूप से सही नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 25 के अनुसार पुलिस के सामने किया गया इकबालिया बयान वैध नहीं है और इस अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पुलिस के सामने किया गया कोई भी कबूलनामा अदालत में आरोपी को अपराध को साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे बहिष्करण के कारण आरोपी द्वारा किए गए इकबालिया बयानों को सबूत में शामिल नहीं करने का एक प्राथमिक कारण यह है कि ऐसे उदाहरण है जहां पुलिस आरोपी को प्रताड़ित करती है और इस तरह उस पर अपराध को कबूल करने के लिए मजबूर करती है, जो उसने नहीं किया होगा। ऐसे साधनों के उपयोग से प्राप्त स्वीकारोक्ति अविश्वसनीय, अनैतिक और कानूनी रूप से गलत है। यह आगे स्वैच्छिक प्रकृति का नहीं होगा। इस तरह की स्वीकारोक्ति अदालत में अमान्य होगी, चाहे उसका रूप प्रत्यक्ष, निहित या आचरण से अनुमानित हो। अधिनियम पारित होने पर जिन कारणों से इस नीति को अपनाया गया था वे शायद अभी भी मान्य। पुलिस की उपस्थिति। ऐसे परिस्थितियों में जहां कोई व्यक्ति स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिनियुक्त पुलिस का गुप्त एजेंट है, तो ऐसे स्वीकारोक्ति पुलिस के समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार कानून की अदालत में मान्य नहीं है। हालांकि केवल पुलिस की उपस्थिति एक स्वीकारोक्ति को अमान्य नहीं बनाती है। यदि स्वीकारोक्ति किसी और को दी जा रही है और पुलिसकर्मी आकस्मिक रूप से वहां मौजूद है जो स्वीकारोक्ति को सुनता है, तो यह स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति को नष्ट नहीं करेगा और अदालत में सबूत के रूप में माना जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां आरोपी ने पीड़िता के शव के पास अपने कबूलनामे की रिकॉर्डिंग छोड़ दी है और पुलिस को रिकॉर्डिंग का पता चल जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्डिंग को प्रासंगिक माना क्योंकि वहां एक पुलिसकर्मी की छाया भी नहीं थी। पत्र लिखा और लगाया जा रहा था। डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पुलिस के सामने किया गया एक कबूलनामा अमान्य है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो सकती है जहां एक पुलिसकर्मी जानबूझकर बदला लेने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए अनुचित और गलत तरीके का उपयोग करके गलत स्वीकारोक्ति को रिकॉर्ड करता है। इसलिए यह कानून और साथ ही अदालत द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एक स्वीकारोक्ति को केवल सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यदि इस तरह के स्वीकारोक्ति को समर्थन करने के लिए एक मजिस्ट्रेट या अन्य सबूत की उपस्थिति से पहले किया गया। आज हमने जाना पुलिस कैसे बयान लेती है और क्या क्या बयान ले सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आप सब फिर से नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।